दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग कक्षा 10 भूगोल विषय के अंतर्गत दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। दूसरे अध्याय का हम लोग समान इंट्रोडक्शन ले चुके थे। आज हम लोग इसको विस्तृत तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। तो साथियों, परिचय। हमारी पृथ्वी जीवधारियों, सूक्ष्म जीवाणुओं से लेकर बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष, हाथी और ब्लू व्हेल तक का घर है। यानी हमारी पृथ्वी पर छोटे से छोटे जीव से लेकर के छोटे से छोटे जीव को लेकर के बड़े से बड़े जीव हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं और इन सब का पर्यावरण में बहुत ही महत्व है। साथियों, भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भारत में कल मैं बताया था वनस्पति जात और प्राणी जात किसे कहते हैं, इसको पहले समझ लीजिए। वनस्पति जाति यानी किसी, लिख लीजिएगा, इसको लिखिए, किसी निश्चित भूभाग पर पाई जाने वाली पेड़ पौधों की संख्या को वनस्पति जाति के नाम से जाना जाता है। फिर नीचे लिखिए हेडिंग के रूप में प्राणी जात, हेडिंग प्राणी जात। इसमें लिखिए किसी निश्चित भूभाग पर पाई जाने वाली जीव जंतुओं की संख्या को प्राणी जात के नाम से जाना जाता है। प्राणी मतलब जीव जंतु, प्राणी मतलब जीव जंतु, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे। किसी निश्चित भूभाग पर यदि पेड़ पौधे पाए जाएं तो वनस्पति जात और प्राणी पाए जाएं तो वह प्राणी जाति है। जैसे आप लोग यह चित्र देख रहे हैं, इसमें कुछ को देखिए, जैसे यह वनस्पति जात है और इसके अलावा जो भी दिख रहा है वह आपका क्या है, प्राणी जाति है, क्योंकि सभी जीव जंतु पक्षी ही हैं। चलिए आगे बात करते हैं। प्राणी जात वनस्पति जात समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं जैव विविधता के बारे में। यानी भारत में जैव विविधता यानी जीव जंतुओं की संख्या, सीधे सीधे समझ, जीव जंतुओं की संख्या किस प्रकार है। तो भारत जैव विविधता के संदर्भ में विश्व में सबसे समृद्ध देशों में से एक है और विश्व की सारी उपजातियों की 8% संख्या पाई जाती है, लगभग 16 लाख। यानी पूरे विश्व में जितनी भी जातियां उपजातियां हैं उसकी 8% हमारे भारत देश में पाई जाती है। हमारे प्यारे भारत देश में लगभग 16 लाख उपजातियां पाई जाती हैं। अनुमानतः भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। यह एक चिंता का विषय है। यह एक चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि हमारे इस संसार में हर जीव का अपना एक महत्व है। हर जीव का अपना एक महत्व है। यदि सभी जीव जीवित नहीं रहेंगे तो जो एक खाद्य श्रृंखला का चयन होता है वह टूट जाएगा और पूरा संसार नष्ट हो जाएगा। तो यह एक, जैसे समझ लीजिए कैसे, जैसे क्या है, एक दिन मैं समझाया था खाद्य श्रृंखला के बारे में थोड़ा बहुत। आप लोग प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता का नाम सुने होंगे। जैसे क्या है, मान लीजिए कि हमारे पृथ्वी पर एक कीटाणु होते हैं। एक पहले पौधा ले लेते हैं। पौधा है। इस पौधे को एक क्या खाती है, इस पौधे को एक बकरी खाती है।
इस पौधे को एक बकरी खाती है, बकरी को एक शेर खाता है, बकरी को शेर खाता है। तो बकरी को शेर तभी खाएगा जब बकरी का अपना अस्तित्व हो, यानी बकरी जिंदा रहे। अगर यह पेड़ नष्ट हो जाए तो बकरी खत्म, अगर यह बकरी खत्म हो जाए तो शेर खत्म। इसी प्रकार हमारे एरिया में कुछ कीट पतंगे होते हैं, कुछ कीट पतंगे होते हैं। इसको एक मुर्गा खाता है, इसको एक मुर्गा खा लेता है और इस मुर्गे को मनुष्य खाता है। मनुष्य सर्वाहारी है, मनुष्य खाता है। अगर ये कीट पतंगे मर जाएं तो मुर्गा स्वतः मर जाएगा और मुर्गा मानव को भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं अपने। समझ लिए होंगे उम्मीद करता हूँ। तो इस प्रकार सबका अपना अपना महत्व। आप लोग सुने होंगे एक प्राणी के बारे में, एक पक्षी के बारे में जिसका नाम गिद्ध है। गिद्ध, इसको प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहते हैं। यह प्रकृति को साफ करता था, लेकिन आजकल यह दिखाई नहीं देता है। यह क्यों नहीं दिखाई देता है? एक दवा आती है, एक दवा आती है जिसका नाम है डिक्लोफेनाक, जिसका नाम है डिक्लोफेनाक। डिक्लोफेनाक एक दवा आती है। यह दवा पशुओं में दर्द निवारक का काम करती है। यानी पशुओं को, जैसे आप लोग दर्द का दवा नहीं खाते हैं, उसी प्रकार इसको भी पशुओं को खिलाया जाता था दर्द को कम करने के लिए। अब क्या हुआ, इस दवा को पशुओं को खिलाया गया, अगर वह पशु मर गया, पशु की डेथ हो गई, तो उसको फेंक दिया गया और गिद्ध आकर के इसको खा लिया। यह दवा का जो असर था वह गिद्ध के लिए हानिकारक साबित हुआ। वह गिद्ध के लिए एक सेकंड वेट करिएगा। चलिए, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। वह गिद्ध के लिए हानिकारक हुआ और इस प्रकार गिद्ध मर गया। इस प्रकार बहुत से गिद्ध मरते रहे और प्रकृति से गिद्ध धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर पहुंच गए हैं। तो अनुमानतः भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है, यानी इन पर संकट मंडरा रहा है। ये जो है तमाम कारणों से समाप्त होने वाले हैं, ये तमाम कारणों से समाप्त होने वाले हैं। इनमें से कई उपजातियां तो नाजुक अवस्था में हैं और लुप्त होने के कगार पर हैं, जिसमें चीता, गुलाबी सिर वाली बत्तख, पहाड़ी कोयल आदि शामिल हैं। आगे बात करते हैं जैव विविधता के बारे में। हेडिंग कर लीजिए, जैव विविधता। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाई जाने वाली जंगली तथा पालतू जीव जंतु एवं पादपों की प्रजातियों की बहुलता को जैव विविधता के नाम से जानते हैं। वही उदाहरण मैं बताया था, एक छोटा सा क्लास जिसमें सिर्फ आप बैठकर मुस्कुरा रहे हैं, दूसरा है उसमें बहुत से लोग हैं, तो जैव विविधता यहाँ पर ज़्यादा है। यहाँ पर जैव विविधता है ही नहीं। यानी किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले जीव जंतुओं की संख्या को जैव विविधता के नाम से जानते हैं। साथियों, जैव विविधता आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ कोई क्षेत्र है जिसमें जो है पेड़ पौधे, पक्षी, मानव सभी लोग हैं, तो यहाँ पर जैव विविधता ज़्यादा है।
जैव विविधता एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग W.G. रोजन ने किया था। जिसका सर्वप्रथम प्रयोग W.G. रोजन ने किया था। भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम सन 2002 में पारित किया। यानी भारत सरकार ने भी इसको पूरे देश में लागू करने के लिए, जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए 2002 में एक अधिनियम पारित किया। अधिनियम पारित किया इसका मतलब कानून बनाया। 22 मई को जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 22 मई आएगी, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अभी आप लोग जान रहे हैं जो 22 अप्रैल बीता है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मई को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है और 22 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? इसको आप लोग सर्च करिएगा। 22 मार्च को कौन सा दिन मनाया जाता है? चलिए बता ही देता हूँ। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस सब टॉपिक को आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। इसमें जो भी संदेह हो उसको कमेंट करके पूछिए। धन्यवाद।